कई दशक पहले 1940 के दशक में जब दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी, एक बड़ा जहाज समुद्र विजेता प्रशांत महासागर की विशाल लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज पर कुल 48 यात्री सवार थे। इसमें 20 पुरुष, 15 महिलाएं, 10 बच्चे और 3 चालक दल के सदस्य शामिल थे। ये सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। कुछ किसान, कुछ व्यापारी, कुछ डॉक्टर और इंजीनियर और कुछ परिवार जो युद्ध से बचकर नए जीवन की तलाश में निकले थे। कप्तान राजेश एक अनुभवी नाविक थे जिन्होंने दर्जनों समुद्री यात्राएं की थीं। उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया से फिजी की ओर जा रहा था, जहां वे एक नई कॉलोनी बसाने का सपना देख रहे थे। जहाज पर माहौल उत्साहपूर्ण था। बच्चे डेक पर खेलते, महिलाएं गीत गाती और पुरुष भविष्य की योजनाएं बनाते। मीरा, एक युवा शिक्षिका, अपने पति विक्रम के साथ थी, जो एक इंजीनियर था। डॉ अहमद, एक बुजुर्ग चिकित्सक, अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटा सा बच्चा, 5 साल का रवि, सबका दुलारा था। लेकिन प्रकृति के आगे मनुष्य की योजनाएं कितनी नाजुक होती हैं, यह जल्द ही साबित होने वाला था। एक रात आकाश काला हो गया, हवाएं तेज होकर चीखने लगीं और लहरें जहाज को खिलौने की तरह उछालने लगीं। तूफान आ रहा है, कप्तान ने चिल्लाकर चेतावनी दी। सभी यात्री केबिन में सिमट गए, लेकिन तूफान की तीव्रता बढ़ती गई। बिजली की चमक में जहाज की मस्तूल टूट गई और एक विशाल लहर ने जहाज को चट्टानों से टकरा दिया। पानी जहाज में भरने लगा और चीख पुकार मच गई। बचाओ, बचाओ, लोग चिल्ला रहे थे। कप्तान ने लाइफ बोट्स उतारने का आदेश दिया, लेकिन तूफान में अधिकांश बोट्स बह गईं। चमत्कारिक रूप से सभी 48 लोग किसी न किसी तरीके से पानी में तैरते हुए एक छोटे से टापू की ओर बह गए। सुबह होने पर जब तूफान थमा तो वे खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। टापू लगभग 10 वर्ग किलोमीटर का था, घने जंगलों से ढका, नारियल के पेड़ों से भरा और चारों ओर चट्टानी तट। कोई मानव बस्ती नहीं, कोई जहाज की आवाज नहीं, बस पक्षियों की चहचहाहट और लहरों का शोर। सबके कपड़े फटे हुए थे, कुछ घायल थे और भूख प्यास से व्याकुल। ये कहाँ हैं हम? मीरा ने कांपते स्वर में पूछा। कप्तान राजेश ने सबको इकट्ठा किया। शांत रहो, हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमें यहां जीने का तरीका ढूंढना है। पहला दिन संघर्षपूर्ण था। उन्होंने टापू का सर्वे किया। जंगल में फल मिले, नारियल, केले और कुछ जंगली बेरी। एक छोटा सा झरना मिला जहां से पानी लिया जा सकता था, लेकिन कोई उपकरण नहीं था, सिर्फ जहाज के कुछ टुकड़े जो तट पर बहकर आए थे, जैसे रस्सियां, लकड़ी के टुकड़े और एक चाकू। डॉ अहमद ने घायलों का इलाज शुरू किया। एक आदमी का पैर टूटा था तो उन्होंने पेड़ की छाल से पट्टी बांधी। बच्चे रो रहे थे, लेकिन महिलाएं उन्हें चुप करातीं। रात होने पर उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। विक्रम, इंजीनियर होने के नाते, 2 पत्थरों से चिंगारी निकाली और सूखी घास से आग जला ली। आग के इर्द गिर्द बैठकर वे अपनी कहानियां साझा करने लगे। किसी ने कहा, शायद कोई जहाज हमें ढूंढ लेगा। लेकिन कप्तान जानते थे कि यह टापू मुख्य समुद्री रूट से दूर है। उन्होंने समूह बनाए। एक समूह भोजन की तलाश में, दूसरा आश्रय बनाने में, तीसरा सिग्नल बनाने में। पहले हफ्ते में वे नारियल की पत्तियों से झोपड़ियां बनाईं, मछली पकड़ने के लिए जाल बुना और फल इकट्ठा किए। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। एक रात जंगली जानवरों की आवाज आई, शायद जंगली सुअर या बंदर। लोग डर गए। फिर बारिश शुरू हुई जो दिनों तक चली और उनकी झोपड़ियां बह गईं। भोजन की कमी हो गई और कुछ लोग बीमार पड़ गए। डॉ अहमद ने जड़ी बूटियों की तलाश की, लेकिन एक बच्चा, रवि, गंभीर रूप से बीमार हो गया। सबने मिलकर उसकी देखभाल की और वह ठीक हो गया। इन संघर्षों से वे करीब आए। कप्तान ने नियम बनाए, हर कोई काम करेगा, भोजन बराबर बांटा जाएगा और झगड़े नहीं होंगे। धीरे धीरे वे अनुकूलित होने लगे। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, पेड़ की छाल पर निशान लगाकर दिन गिनते। पहले महीने गुजर गए, लेकिन कोई बचाव नहीं आया। उम्मीद कम होने लगी, लेकिन कप्तान की अगुवाई में वे डटे रहे। मीरा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, प्रकृति से सीखते हुए। विक्रम ने साधारण उपकरण बनाए, जैसे पत्थर से कुल्हाड़ी। टापू अब उनका घर बन रहा था, लेकिन मन में मुख्य भूमि की यादें ताज़ा थीं। पहले कुछ महीनों के बाद 48 लोगों का समूह एक छोटे से समाज में बदलने लगा।
टापू पर जीवन अबलुआन असंगठित नहीं था। कप्तान राजेश की अगुवाई में उन्होंने एक संरचना तैयार की। वे समझ गए थे कि बचाव की उम्मीद में बैठे रहने से बेहतर है एक व्यवस्थित जीवन जीना। उन्होंने टापू को नाम दिया आशा द्वीप, ताकि हर रोज आशा बनी रहे। समाज को 4 मुख्य समूहों में बांटा गया। पहला समूह भोजन और शिकार के लिए जिम्मेदार था। इसमें मजबूत पुरुष जैसे विक्रम और कुछ युवा शामिल थे। वे सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाते, फल इकट्ठा करते, मछली पकड़ते और कभी कभी जंगली मुर्गियां या सूअर का शिकार करते। उन्होंने जाल बनाने की कला सीखी, पेड़ की छाल से रस्सियां बुनी और पत्थरों से भाले बनाए। एक दिन उन्होंने एक बड़ा सूअर पकड़ा जिससे कई दिनों का भोजन मिला। खुशी से उन्होंने उत्सव मनाया, आग के पास नाच गान किया। दूसरा समूह आश्रय और निर्माण के लिए था। महिलाएं और कुछ पुरुष मिलकर झोपड़ियां मजबूत बनाते। उन्होंने नारियल की पत्तियों से छतें बुनी, लकड़ी से दीवारें खड़ी कीं और एक बड़ा सा सामूहिक हॉल बनाया जहां सब मिलकर खाते और बैठकें करते। मीरा शिक्षिका होने के नाते इस समूह में थी। वह कहती, ये सिर्फ आश्रय नहीं, हमारा घर है। उन्होंने एक छोटा सा गांव जैसा बना लिया, केंद्र में आग की जगह, चारों तरफ झोपड़ियां। तीसरा समूह स्वास्थ्य और शिक्षा का था। डॉ अहमद इसके प्रमुख थे। वे जंगल में औषधीय पौधे ढूंढते, जैसे एलोवेरा जैसी जड़ी बूटियां घावों के लिए और कुछ पत्तियां बुखार के लिए। बच्चों की शिक्षा के लिए मीरा ने एक स्कूल शुरू किया। वे पेड़ की छाल पर लिखते, प्रकृति से उदाहरण देते, जैसे लहरों से गणित सिखाते। बच्चे सीखते कि कैसे पेड़ उगाएं, कैसे पानी शुद्ध करें। रवि, जो अब ठीक हो चुका था, सबसे उत्साही छात्र था। चौथा समूह सिग्नल और निगरानी का था। वे रोज तट पर जाते, आग जलाते, धुआं बनाते और किसी जहाज की प्रतीक्षा करते। उन्होंने बड़े पत्थरों से SOS लिखा जो दूर से दिखे, लेकिन महीने गुजरते गए, कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी वे हार नहीं माने। दैनिक जीवन एक दिनचर्या में बदल गया। सुबह सूर्योदय के साथ उठते, प्रार्थना करते। विभिन्न धर्मों के लोग थे तो सब अपनी अपनी तरह से। फिर काम पर लगते। दोपहर में भोजन, जिसमें नारियल, फल, मछली और कभी कभी पके हुए जड़ें। शाम में कहानियां, गीत और योजना। वे जन्मदिन मनाते, त्योहार याद करते। एक बार उन्होंने दिवाली मनाई, आग से रोशनी की और मिठाई की तरह नारियल के टुकड़े बांटे। लेकिन सब आसान नहीं था। संसाधन सीमित थे। पानी की कमी होने पर उन्होंने वर्षा जल इकट्ठा करने की व्यवस्था की। एक बार एक व्यक्ति ने भोजन चुराया तो कप्तान ने सभा बुलाई और नियम याद दिलाए। हम एक हैं, अलग होकर नहीं जी सकते, उन्होंने कहा। धीरे धीरे नेतृत्व का बोझ कप्तान पर बढ़ा, लेकिन वे डटे रहे। वर्ष गुजर गए। पहले साल के अंत तक वे टापू के विशेषज्ञ बन चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, टापू पर जीवन की चुनौतियां बढ़ती गईं। दूसरे साल के मध्य में एक बड़ा संकट आया, सूखा। झरना सूख गया, फल कम होने लगे और भोजन की कमी हो गई। लोग भूखे रहने लगे और झगड़े बढ़े। तुम ज्यादा खाते हो, एक व्यक्ति ने दूसरे पर आरोप लगाया। कप्तान ने सभा बुलाई, लेकिन तनाव बढ़ता गया। विक्रम, जो महत्वाकांक्षी था, ने कप्तान की अगुवाई पर सवाल उठाया। क्यों नहीं हम नई जगह तलाशें? कप्तान पुराने तरीके से चला रहे हैं, उसने कहा। इससे समूह में विभाजन हो गया, कुछ विक्रम के साथ, कुछ कप्तान के। एक रात झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई हो गई। डॉ अहमद ने बीच बचाव किया और मीरा ने सबको शांत किया। याद रखो, हम यहां फंसे हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं, उसने कहा। आखिरकार उन्होंने चुनाव किया। कप्तान फिर चुने गए, लेकिन विक्रम को उपनेता बनाया। इस घटना से वे मजबूत हुए, लेकिन दरारें बनी रहीं। तीसरे साल बीमारियां फैलीं। एक अज्ञात बुखार से कई लोग प्रभावित हुए। डॉ अहमद ने दिन रात इलाज किया, लेकिन 2 लोग मर गए, एक बुजुर्ग महिला और एक बच्चा। शोक की लहर दौड़ी। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, पेड़ के नीचे दफनाया और स्मृति में एक पत्थर रखा। इस नुकसान ने उन्हें तोड़ा, लेकिन एकजुट भी किया। मीरा ने कहा, उनकी याद में हम और मजबूत बने। चौथे साल प्राकृतिक आपदा आई, एक छोटा सा भूकंप जिससे कुछ झोपड़ियां गिर गईं। फिर जंगली जानवरों का हमला बढ़ा। एक सूअर ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया।
उन्होंने रक्षा के लिए बाड़ बनाई और रात में पहरा देने लगे। इन चुनौतियों से वे सीखते गए, नई दवाएं बनाईं, बेहतर शिकार के तरीके अपनाए। 5वें साल आंतरिक संघर्ष फिर उभरा। कुछ लोग निराश होकर कहते, हम कभी नहीं निकलेंगे। एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन सबने मिलकर रोका। कप्तान ने प्रेरणादायक भाषण दिए, कहानियां सुनाई वास्तविक जहाज दुर्घटनाओं की, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो की। इससे आशा बनी रही। 6ठे साल तक वे पूरी तरह अनुकूलित हो चुके थे। टापू अब उनका घर था। उन्होंने खेती शुरू की, जंगली बीजों से सब्जियां उगाईं, जैसे याम और टैरो। विक्रम ने एक साधारण सिंचाई प्रणाली बनाई, झरने से पानी लाने के लिए। भोजन अब विविध था, मछली, फल, सब्जियां और कभी कभी अंडे। शिक्षा और संस्कृति फली फूली। मीरा का स्कूल बड़ा हो गया, जहां वयस्क भी सीखते। वे इतिहास, विज्ञान और कला सिखाते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे और नए जन्म भी हुए। 3 बच्चे पैदा हुए, जिससे समूह 39 हो गया, 2 मौतों के बाद। डॉ अहमद ने सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया। नवाचार बढ़े। उन्होंने बांस से नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर सिग्नल के लिए एक बड़ा धुआं सिस्टम बनाया। रात में कहानियां, नृत्य और खेल होते। 10वें साल वे एक उत्सव मनाने लगे, टापू पर आने की सालगिरह। लेकिन थकान बढ़ी। कप्तान बूढ़े हो रहे थे, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। एक दिन दूर क्षितिज पर एक जहाज की झलक मिली, लेकिन वह चला गया। फिर भी इससे उत्साह बढ़ा। 13वें साल चमत्कार हुआ। एक सुबह एक जहाज दिखा। उन्होंने आग जलाई, धुआं बनाया और चिल्लाए। जहाज रुका और बचाव दल आया। वे हैरान थे, 13 साल बाद जीवित मिले। मुख्य भूमि पर लौटकर दुनिया बदल चुकी थी। उनकी कहानी प्रसिद्ध हुई, साहस की मिसाल बनी। वापसी आसान नहीं थी। कुछ को आधुनिक जीवन से तालमेल बिठाना मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने सीखा कि एकजुटता और अनुकूलन जीवन की कुंजी है। कप्तान ने किताब लिखी, मीरा ने स्कूल खोला। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विपत्ति में भी आशा रखो,